नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म में। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने भारत में राष्ट्रवाद की। इससे पहले हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ा था और इनके बीच में एक चैप्टर रहता है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। उसको हम इस चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, भारत में राष्ट्रवाद। जैसे कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि यूरोप में ही आधुनिक राष्ट्रवाद की सबसे पहले क्या होती है, शुरुआत होती है। और उसके साथ ही राष्ट्रीय राज्यों का भी उदय होता है। यानी कि जो हम आज आधुनिक राष्ट्र देख रहे हैं और जो आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों का हम पूरे विश्व में जो बने हैं, वो उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही होती है। इससे अपने बारे में लोगों की समझ जो है वो बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित या किस बात पर निर्भर करती है, ये जो उनकी भावनाएं थी वो बदल गई और उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव पैदा होने लगा। पहले उनमें किसके प्रति लगाव या निष्ठा होती थी, अपने राजा के प्रति। लेकिन अब वो उनकी जो लगाव था वो किसके प्रति होने लगा, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति। और नए प्रतीकों, यानी कि राष्ट्रवादी आंदोलनों में जो नए प्रतीक आए, चिन्ह आए और गीत जो लिखे गए और जो विचार आए, उन्होंने नए संपर्क स्थापित किया और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। उन्होंने क्या किया, समुदाय की जो सीमाएं थी उनको दोबारा परिभाषित किया। और ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। यानी कि जो है राष्ट्र का जो निर्माण हुआ, राष्ट्रवादी जो आंदोलन चले, ये एक लंबी प्रक्रिया थी बहुत सारे देशों में। आइए हम देखें कि हमारे देश में यह चेतना किस तरह पैदा हुई। यानी कि हमारे भारत में ये चेतना जो थी, जो ये राष्ट्रवाद था, ये किस तरीके से आगे बढ़ा। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। यानी कि दूसरे उपनिवेशों की तरह, यानी कि पहले वो व्यक्ति गुलाम हुए, जब भी तो उनके प्रति राष्ट्र अपने को आधुनिक राष्ट्रवाद के जो उदय उनमें हुआ, इसकी परिघटना किससे जुड़ी हुई है, ये घटना उपनिवेशवाद के विरोधी आंदोलनों के साथ। किसके साथ जुड़ी हुई है ये घटना, उपनिवेशवाद के खिलाफ जो विरोधी आंदोलन हुए उनके साथ ही आधुनिक राष्ट्रवाद की घटना हमारे देश में भी जुड़ी हुई है। और उपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। जब उन्होंने औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ, जो हमारे को उपनिवेश जिन्होंने बना रखा था, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, वहाँ की हुकूमत के खिलाफ लोगों ने जो एकता दिखाई, वो उससे अपनी आपसी शक्ति को, उस एकता से अपनी आपसी शक्ति को वो पहचानने लगे कि अगर हम एक होंगे तो हम इनसे आज़ादी पा सकते हैं। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने क्या किया, जो विभिन्न समूह थे, अलग अलग समूहों को एक दूसरे से बांध दिया। लेकिन उत्पीड़न या कोई दमन, वो हर समूह के हिसाब से उनका जो अनुभव था उसको लेके अलग अलग रहा। यानी कि इसने आगे लिखा कि उपनिवेशवाद का जो असर था वो सब पर एक जैसा नहीं था और उनके अनुभव भी क्या थे, अलग अलग थे। और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न, यानी कि अलग अलग थे। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन सभी समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। और जब अलग अलग समूह के लोग बाग एक साथ आते हैं तो जाहिर सी बात है उनमें कुछ टकराव के बिंदु भी हो सकते हैं। तो उस आंदोलन में भी उन समूहों के बीच में कुछ टकराव के बिंदु शामिल थे। पहले की पुस्तक में हमने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। यानी कि पिछली जो 9th क्लास की पुस्तक थी उसमें हमने भारत के राष्ट्रवाद में का उदय का अध्ययन किया था। वहाँ हमने 20वीं सदी के पहले दशक की कहानी पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे हम अगले दशक, यानी कि 1920 के दशक से आगे का अध्ययन करेंगे। और इसमें दो महत्वपूर्ण आंदोलन, यानी कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि कांग्रेस ने कैसे इन राष्ट्रवादी आंदोलनों को विकसित किया और आगे बढ़ाया, और इन आंदोलनों में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आंदोलन का ही उस समय का एक चित्र है जहाँ पे बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं आज़ादी के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन से 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गए। पहले 1919 में क्या थे, वो कुछ इलाकों में थे, लेकिन 1919 के बाद के सालों में वो नए इलाकों में फैल गए और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आई। संघर्ष के यानी कि जो थे वो नए नए तरीके सामने आए। और इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे और उनके क्या परिणाम हुए, चलिए अब आगे इसका अध्ययन करते हैं कि उनसे क्या उनके परिणाम आए। सबसे पहली बात तो यह है कि विश्व युद्ध ने, यानी कि जो हमने यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में लास्ट में हमने पढ़ा था कि बाल्किन क्षेत्र का जो टकराव था वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया था, विश्व युद्ध तक। तो उसी प्रथम विश्व युद्ध ने नई आर्थिक
और नई आर्थिक और नई राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। इसके कारण रक्षा व्यय यानी कि रक्षा के क्षेत्र में खर्चे में काफ़ी इजाफा हुआ और इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर करों में वृद्धि की गई। कर्जे के लिए करों में क्या की गई, वृद्धि की गई और सीमा शुल्क बढ़ाए गए यानी कि टोल टैक्स जो थे वो बढ़ाए गए, आयकर इनकम टैक्स शुरू किया गया और युद्ध के दौरान वस्तुओं की चीज़ें क्या थी, वो कीमतें तेजी से बढ़ने लगी और 1913 से 1918 के बीच जो थी वो कीमतें दुगनी हो गई, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। भाई जब महंगाई बढ़ेगी तो आम इंसान की तो मुश्किलें बढ़ेंगी बढ़ेंगी। और गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जाने लगा, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को जब अपनी तरफ से लड़ने के लिए व्यक्तियों की जरूरत पड़ी तो उसने भारत के गांवों से जो थे जबरन भर्ती करने लगे, वो सिपाहियों की क्या करने लगे, जबरन भर्ती करने लगे। और 1918 से 1919 और 1920 से 1921 यानी कि इन सालों में देश में बहुत सारे हिस्सों में क्या थी, फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाने के पदार्थ के सामान की कमी हो गई यानी कि खाद्य पदार्थों को क्या हुआ, भारी अभाव पैदा हो गया। और उस समय एक फ्लू महामारी फैली, जैसे कि इस समय कोरोना फैल रही है, ऐसे उस समय में एक महामारी फैली, फ्लू फैल गई। और 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल, दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है, अकाल और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। ये 1921 की जनगणना के मुताबिक की रिपोर्ट है। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म जब होगा तो उसके बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। और इसी समय एक नए नेता सामने आए। नए नेता कौन सामने आए और उन्होंने संघर्ष का एक नया ढंग और एक नया तरीका पेश किया। और ये नए नेता कौन थे, महात्मा गांधी। उन्होंने क्या पेश किया था, सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत आए और इससे पहले वह दक्षिण अफ्रीका में थे। इससे पहले कहाँ थे वह, दक्षिण अफ्रीका में थे। और उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए एक नए तरह के जन आंदोलन की उन्होंने एक शुरुआत की थी। ये उनका अफ्रीका में चित्र है। वो इस समय इस चित्र में लाखों जो मजदूर हैं, हजारों, इनका वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने क्या बात करी थी, नस्ल भेदी, किसकी बात थी, नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। नस्ल भेदी मतलब कि वो गोरे लोगों को ज़्यादा वो करते थे, मतलब अच्छा मानते थे, और काले लोगों को अच्छा नहीं मानते। तो यही क्या है, नस्ल भेद। तो उन्होंने वहाँ की नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ सफलतापूर्वक लोहा लिया था, यानी कि वहाँ पे भी उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। वो इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। क्या कहते थे, इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। और सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। वहाँ सत्य की खोज पे ही ज़्यादा जोर उसमें दिया जाता है। और इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यानी कि जो आपका गोल उद्देश्य है वो क्या है, सच्चा है, और आपका संघर्ष किसके खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो आपका उत्पीड़न कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, सता रहा है, उससे आपको मुकाबला करने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी संघर्ष में सफल हो सकता है। यानी कि उन्होंने किसका पाठ पढ़ाया था, अहिंसा के बारे में बताया। और अहिंसा के पाठ को उन्होंने लोगों को समझाया कि हम अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए, उत्पीड़क शत्रु को नहीं। यानी कि शत्रु की किसको झंझोड़ना चाहिए, हमें उसकी चेतना को, उसके मन को, उत्पीड़क शत्रु को नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय। यानी कि हमें क्या करना पड़ता है, उसको सच्चाई, किसी को भी सच्चाई स्वीकार कराने के लिए अगर उसने कुछ गलत काम किया हो तो उसको उत्पीड़क करना पड़ता है, उसका उत्पीड़न करना पड़ता है, उसको सताना पड़ता है, थोड़ा सा दंड देना पड़ता है जब वो अपनी सच्चाई को स्वीकार करता है, बल्कि सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंसा के जरिए उसको सच्चाई नहीं स्वीकार करवानी चाहिए, बल्कि सबको सहज भाव से वो अपनी सच्चाई को स्वीकार करें, इसके लिए हमें उनको प्रेरित करना चाहिए। और इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। और इस संघर्ष से किसकी जीत होती है, अंततः अंत में सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। यानी कि अहिंसा का जो ये धर्म है वो सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांध सकता है। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार में चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बगान व्यवस्था, यानी कि जो उस समय बगान व्यवस्था वहाँ के बगानियों का दमन करती थी, उसके खिलाफ किसानों में संघर्ष के लिए प्रेरित किया। किसानों के अंदर एक प्रेरणा उन्होंने जगाई संघर्ष की।
और 1917 में ही उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए भी सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान जो थे वो लगान चुकाने की हालत में नहीं थे और वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए, इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह से उनका साथ दिया। और 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों में मजदूरों के खिलाफ माफ कीजिएगा मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। कब? 1918 में। इसके बाद अंग्रेजों ने इस चीज को देखते हुए कि आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं, उन्होंने रोलेट एक्ट लागू किया। कौन सा एक्ट लेके आए अंग्रेज? रोलेट एक्ट। इसमें से पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप भी पढ़िएगा एक बार मेरे पढ़ाने के बाद बुक से भी। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित, यानी कि रोलेट एक्ट कब आया? 1919 में, के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जल्दबाजी में पारित कर दिया, यानी कि भारत ने इसका विरोध किया भारतीयों ने, लेकिन फिर भी जो काउंसिल थी वो लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, उसने इसको जल्दबाजी में पारित कर दिया। और इस कानून के जरिए क्या होता था कि सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार मिल गया। उन्होंने इस कानून को पास करके कौन सा अधिकार जो था वो ले लिया? वो 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जो राजनीतिक कैदी थे उनको जेल में डाल सकते थे और राजनीतिक गतिविधियों को वो कुचल सकते थे, यानी कि उन्हें दबा सकते थे। महात्मा गांधी ने ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अविज्ञा चाहते थे। वो इसके खिलाफ जो थे वो अहिंसक ढंग से नागरिक अविज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। इसको जो आंदोलन को जो शुरू होना था वो 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था और विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। 6 अप्रैल से इसको जो शुरू किया गया उसके बाद में फिर विभिन्न अलग अलग शहरों में रैली जुलूस का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार जोड़ते वो हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाएं भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने जो था उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? ताकि उनकी जो रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाएं वो जो लाए थे भारत में उसका अपने इस्तेमाल के लिए वो भंग ना हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या करा? वहाँ राष्ट्रवादियों का दमन शुरू कर दिया और अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। वहाँ के जो लोकल नेता थे उनको हिरासत में ले लिया गया और गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई, यानी कि गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश आने पर पाबंदी लगा दी गई। और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने जो था वो शांतिपूर्ण विद्रोह पे क्या चली, मतलब शांतिपूर्ण जो वो जुलूस कर रहे थे उस पर गोलियां चला दी। इसके बाद लोग बैंक, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। मार्शल लॉ लागू किया गया और मार्शल लॉ की कमान किसने संभाल ली? जनरल डायर ने जो थी वो इसकी कमान संभाल ली। यही वो व्यक्ति है जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलवाई थी। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल को फिर क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले जो थे वो सालाना बैसाखी मेले पर, जो बैसाखी का मेला होता है उसमें शिरकत के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए ही एकत्रित हुए थे और यह मैदान चारों तरफ से कैसा था? बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों ने को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। और जनरल डायर जिसको वहाँ की पाबंद उसकी कमान संभाल ली थी, उसने इस आंदोलन को कुचलने की, तो जनरल डायर ने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा और उस जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद करवा दिया। उसने क्या करा? वहाँ के सारे रास्तों को बंद करवा दिया और इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। अब आप देखो, सोचो, अपने मन से सोचो कि उस समय क्या मंजर रहा होगा। हिस्ट्री को पढ़ने का यही एक तरीका है कि जो भी हम कहानी पढ़ते हैं या जो भी हम उसकी हिस्ट्री को, जो भी चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं, अपने आप को उससे रिलेट करके देखें कि उसके अपनी इमेज उसके अपने दिमाग में बनाए उस चीज़ की जिसको हमने पढ़ा है। तो वहाँ पे उसने क्या करा? अंधाधुंध गोलियां चला दी और सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वे सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। वो उनके अंदर जो है वो दहशत का भाव उत्पन्न करना चाहता था ताकि वो
सत्याग्रही के रास्ते पर ना चलें। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया, यानी कि उन्होंने और ज़्यादा कड़क रूप सरकार ने अपना लिया और सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी, मतलब उनको डराना चाहती थी। और सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सिर पर घिसट कर चलने के लिए और साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर, उन्हें मतलब कि ऐसा और मजबूर किया गया कि तुम ये सब काम करो। और लोगों को कोड़े मारे गए और गांवों में, गांवों यानी गुजरावाला पंजाब पर बम बरसाए गए। गुजरावाला गांव में तो क्या किया गया, वहाँ पे तो बम बरसाए गए और हिंसा फैलते थे। एक महात्मा गांधी को ने जो था ये आंदोलन वापस ले लिया। हिंसा जब ज़्यादा होने लगी अंग्रेजों की तरफ से, तो उन्होंने क्या करा, इस आंदोलन को वापस ले लिया। भले ही रोलेट एक्ट एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। लेकिन वो कहाँ कहाँ तक सीमित था, अभी भी शहरों और कस्बों तक, यानी कि वो गांवों तक अभी नहीं पहुंचा था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। जब एक देश में जितने भी लोगों के समुदाय रहते हैं, उन सबको एक साथ लाए बिना इतना एक बड़ा आंदोलन नहीं चलाया जा सकता था। तो उन्हें लगता था कि जो खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं, यानी कि वो खिलाफत का जो मुद्दा उठाकर वो हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा जन आंदोलन इकट्ठा कर सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो गई थी, यानी कि जो उस्मानिया साम्राज्य था, ओटोमन साम्राज्य, उसकी जो थी वो हार हो गई थी। और इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व में आध्यात्मिक नेता, यानी कि जो आध्यात्मिक नेता होते हैं सबसे बड़े हुआ करते थे, वो खलीफा, वो ओटोमन सम्राट पर बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी और खिलाफत की तत्कालिक शक्तियों को की रक्षा के लिए मार्च 1919 में, यानी कि वो क्या थी, एक उनको आशंका थी कि उसको एक बहुत बड़ी शांति संधि थोपी जाएगी वहाँ के उसके सम्राट पर, ओटोमन सम्राट पर। तो इसी को देखते हुए खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए, यानी कि गांधी जी ने जो सोचा, उन्होंने सोचा कि खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया। मार्च 1919 में उन्होंने इस पहल को सोचते हुए क्या किया, मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया और मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं, यानी कि इन दोनों भाइयों के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावनाएं तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चाएं शुरू की। यानी कि उन्होंने क्या हो सकता है इसमें, उन्होंने इसके लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चाएं शुरू कर दी। और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर 1920 में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। अब उन्होंने खिलाफत आंदोलन के लिए सबको राजी कर लिया कि हम खिलाफत आंदोलन के समर्थन में स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे, खिलाफत आंदोलन के समर्थन में। तो अब इससे आगे बात आती है कि असहयोग ही क्यों, इसको असहयोग को हम अपने अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लास में। और आज की क्लास पढ़ के आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।